अरमान का तो दिल किया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को उठाकर वहां से बाहर फेंक दे, लेकिन उसे सोता हुआ देखकर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरमान के लिए आस्था के साथ एक बेड पर सोना पॉसिबल नहीं था और अपने कमरे के अलावा अरमान को कहीं और नींद भी नहीं आती थी। अब अरमान पूरी तरह से उलझन में फंस गया था। अब क्या करने वाला है अरमान? जब वो प्रियंका की जगह आस्था को देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? इनकी पहली रात यादगार बनेगी या ये इनके साथ की आखिरी रात बन जाएगी? अब अरमान पूरी तरह से उलझन में फंस गया था। उसने आस्था को जगाने के लिए जानबूझकर थोड़ा सा खांसना शुरू किया, लेकिन आस्था जो ज्यादा ही थकी हुई थी वो इस वक्त गहरी नींद में थी। अरमान के खांसने की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। अब अरमान ने 1 से 2 बार धीरे से खांसा, फिर थोड़ा सा तेज खांसा, लेकिन आस्था की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला। अब अरमान चिढ़ गया क्योंकि उसे भी नींद आ रही थी। अरमान चिढ़ते हुए बोला, सारी नींद यहीं आकर पूरी करेगी क्या? इसे मेरी खांसने की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अरमान अपने कदम बढ़ाता हुआ आस्था के बगल में पहुंच गया और टेबल पर रखे हुए कांच के ग्लास पर उसने जोरों से अपना हाथ मार दिया। अगले ही पर ग्लास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। की आवाज के शोर से सुमित, आहान, ध्रुव, आकाश जो नीचे हॉल में पार्टी कर रहे थे वो सब घबरा गए। ये क्या हुआ? दादाजी जो कि सो चुके थे, उनकी आंखें खुल गईं और सभी दौड़ते हुए अरमान के कमरे के बाहर आकर दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे। अरमान आस्था को इस वक्त डांटना चाहता था कि वो कब से यहाँ पर उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। वो उसे कुछ बोल पाता, उसी वक्त बाहर दरवाजे पर से आवाजें आनी शुरू हो गईं। दादाजी ने घबराते हुए कहा, अरमान, अरमान दरवाजा खोलो। उन्होंने इस डर से दरवाजा जोरों से पीटना शुरू कर दिया। वहीं उन चारों दोस्तों का रंग भी पूरी तरह से उड़ा हुआ था और सभी अंदर क्या हो रहा है इस बात को लेकर डरे हुए थे। तभी अंदर से कमरे का दरवाजा खुला। सबसे पहले दादाजी अंदर गए और अरमान की ओर देखकर पूछते हुए बोले, क्या हो रहा है यहाँ? ये गन शॉट की आवाज कैसे आई? आखिर तूने ऐसा क्या किया है? तभी चारों लड़के भी अंदर गए और अंदर आकर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन आस्था तो बेड पर थी ही नहीं। अब तो दादाजी और बाकी सबके दिल जोरों से धड़कने लगे। धीरे धीरे जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे गए तो उन सबके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज आस्था की थी। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और वो हिचकियां लेकर रो रही थी। उसने अपने आप को दुपट्टे से ढका हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। जल्दी ही दादाजी उसकी ओर गए और आस्था को जमीन से उठाने लगे। वो प्यार से बोले, बेटा उठो, मैं हूँ दादाजी। आस्था ने जैसे ही अपने पास दादाजी के हाथ को पाया तो वो खुद को शांत करने लगी, लेकिन उसका पूरा शरीर इस वक्त कांप रहा था, जो कि घूंघट में और उसके भारी भरकम लहंगे में भी दिखाई दे रहा था। दादाजी गुस्से से अरमान की ओर मुड़े और बोले, ये क्या बदतमीजी है अरमान? ये क्या किया तूने? तूने बहू को क्यों धमकाया है? अरमान ने बेपरवाह होकर कहा, दादाजी आपके कहने से मैंने ये शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा भी। आखिर क्यों आपने इस लड़की को मेरे कमरे में भेजा? आपको इसे इस तरह से मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। अरमान ने बड़े ही रूड तरीके से ये सब कहा था। तभी सुमित आगे आकर शिकायत करते हुए बोला, ये गलत बात है अरमान ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरमान गुस्से से सुमित की ओर देखकर बोला, सुमित तुम जरूरत से ज्यादा ज्ञान देने लगे हो। मुझे लगता है कल से तुम्हें अपने ऑफिस चले जाना चाहिए। काफी समय हो गया है तुम्हें अपने ऑफिस के दर्शन किए हुए। अरमान ने सीधे सुमित की बेइज्जती की तो सुमित ने भी अपना मुंह बना लिया और झल्लाते हुए वहां से चला गया। तब आकाश ने एक और कोशिश करते हुए धीमे लहजे में कहा, लेकिन सुमित ने कुछ गलत थोड़ी कहा है। अरमान तुम्हें भाभी के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब अरमान को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो बोला,
तुम अपनी बकवास बंद करो आकाश। और किसने कहा कि ये लड़की तुम्हारी भाभी है? कोई जरूरत नहीं है इसे भाभी वगैरह कुछ भी कहने की, समझे तुम लोग? जाओ जाकर अपना अपना काम करो। पार्टी कर रहे थे ना तुम सब, जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। ध्रुव हैरानी से सोचने लगा, ये तो पार्टी में था भी नहीं, तो फिर इसे कैसे पता चला कि हम सब पार्टी कर रहे थे? ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए आकाश और आहान से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी दादाजी ने आस्था का हाथ पकड़ा और वो अरमान की ओर देखकर कड़े लहजे में बोले, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। वो आस्था को जल्दी ही बाहर लाकर उसे अब एक गेस्ट रूम में ले गए। वो आस्था को दिलासा देने लगे। अब तक आस्था काफी नॉर्मल हो गई थी। अब दादाजी ने आस्था की ओर देखकर उदास लहजे में कहा, बेटा माफ करना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त हमारी भी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था इस सिचुएशन से निकलने का। इसीलिए हमने तुम्हें मजबूर करके अरमान से शादी करवाई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।